आज हम डिस्कस करेंगे हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा हिस्ट्री का। ठीक, तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है और अभी जो संडे आएगा उसमें जितने भी हमारे हिस्ट्री के चैप्टर होंगे उसमें हम देखेंगे कि कितने हमारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में और कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताती चलूंगी मैं आपको। तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो बुक है इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी नव एजुकेशन हब ऐप में। नव एजुकेशन हब ऐप आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, जिसके पास बुक है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से क्यों इनको पुकारा जाता है? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है आखेटक खाद्य संग्रह। तो आखेटक खाद्य संग्रह कौन होते हैं? जो कि अपने खाद्य को इकट्ठा करते हैं, खाने वाली चीजों को इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इत्यादि इकट्ठा करते थे। तो इन सब चीजों को जो इकट्ठा करते थे उस टाइम पे, तो उसको क्या कहा जाता है? आखेटक खाद्य संग्रह। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं। अब देखिए, आपसे एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे? आपसे रीजन पूछ लेंगे। पहला रीजन तो ये होगा कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फल जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता था। ये हुआ फर्स्ट रीजन, पहला कारण है ये। तो आपको ऑप्शन में भी इसी तरीके से मिलेगा कि वो क्यों अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो रीजन रीजन उनका क्या था? पहला तो कि वो जिस जगह पे रहते थे उस जगह के फल फूल और जानवर को खाकर वो खत्म कर देते थे, तो अपने भोजन की तलाश में वो फिर दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो जानवर या फिर जो जानवर हैं वो अपना शिकार करने के लिए, जैसे शेर है, शेर अपना शिकार करने के लिए हिरण के पीछे जाता था किसी का शिकार करने के लिए। तो शेर इनके पीछे या फिर कोई दूसरा जानवर भी यहाँ पर हो सकता है, शेर नहीं। शेर का जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे शेर शिकार करता है तो जो शिकारी है वो इनके पीछे जाया करते थे। तो ये ठीक है, तो उन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे जाते थे, दूसरा कारण ये है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि पेड़ों और फूलों, जो पेड़ पौधे हैं और जो फल फूल हैं अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के आधार पर इलाकों में घूमते थे। ठीक है, दोनों रीजन आपने जान लिए। फर्स्ट रीजन क्या था कि वे अपनी जगह पर जो भी फल फूल है या फिर जो जीव जंतु उसको खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। दूसरा रीजन ये है कि जो शिकार करते थे जानवरों का वो उनके पीछे जाते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में, यहाँ पर मौसम रीजन है,
कि अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए वो उनकी तलाश में मौसम के अनुसार घूमते थे कि कहाँ पर कौन सा मौसम है, कौन से मौसम के अकॉर्डिंग कहाँ पर फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग वे दूसरी जगह पर जाते थे मौसम के अकॉर्डिंग। चौथा तो जो रीजन है, चौथा जो कारण है, पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं, और पानी झीलों, झरनों या फिर नदियों में ही मिलता है। इसलिए कई नदियां और झीलों में पानी नहीं सूखता है, सब झीलें और नदियों में बारिश के बाद पानी मिल ही पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो चौथा कारण ये हुआ कि ये पानी की तलाश में, या फिर जिस जगह पर पानी कभी नहीं सूखता है, जो नदी जिन नदियों का पानी कभी नहीं सूखता है, जहाँ पर बारिश का पानी उपलब्ध हो ही जाता है, तो उन झरनों के, झीलों के और नदियों के किनारे ये बस जाते हैं। तो चौथा रीजन इनका ये हो सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेंगे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते थे, तो तीन तो रीजन आपके इन्हीं में से होंगे, तो चौथा जो रीजन है वो कोई और डाल देंगे, वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? जो आरंभिक मनुष्य है उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो किसके पास से मिली है जानकारी? वो मिली है पुरातत्वविद के पास से। उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हड़प्पा काल की कुछ चीजें मिली हुई है, तो वही से पता चलता है कि पुराने काल में क्या क्या चीजें थी, किन किन चीजों का लोग इस्तेमाल करते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे क्या कुछ करते थे। तो जो चीजें मिली हैं उन्हीं के आधार पर पुरातत्वविद पता लगाते हैं कि पहले क्या हुआ होगा और किस तरीके के औजार थे या फिर लोग कैसे काम करते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो पत्थरों के औजार मिले हैं, उन औजारों का क्या काम कहाँ पर आता था? फल काटने, फल फूल काटने, हड्डियां और मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भालों और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये हैं उनके औजार, जो पता लगाते हैं कि ये औजार किस काम में आते थे। यहाँ पर बताया गया है कि पत्थरों के औजार के उपयोग बाएं तरफ जो है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये रहा, ये जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और जो दाएं तरफ है ये वाला, ये जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जो जानवरों से बनी खाल के वस्त्र होते हैं उनको सिलने के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता था। और पेड़ों की जड़ों को खोदने के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। चलिए, उसके बाद है रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के परिणाम मिले हैं। यहाँ पर मैप दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो, जहाँ पर रेड त्रिकोण सा बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये जगह कौन सी है? ये जगह वो है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई और जगह हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह मिलते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित हैं। कई पुरास्थल नदियों, झीलों के किनारे भी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, जैसे रेड जो ट्रायंगल है वो बताता है कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल है ये, जहाँ पर पुराने समय में जो आखेटक है वो रहते थे। उसके बाद है नव पाषाणिक पुरास्थल। ग्रीन जो दिखाता है वो महापाषाणिक पुरास्थल। और जो ये जो बैंगनी कलर का जो सिंबल यहाँ पर दिखाया गया वो आरंभिक गांव है। और जो स्टार बना के दिखाया गया येलो कलर में वो है आधुनिक नगर। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक है।
चलिए उसके बाद है भीमबेटका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका। क्या है भीमबेटका? आधुनिक मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? भीमबेटका। ये आपसे एग्जाम में भी पूछ लेंगे कि आधुनिक मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था, तो क्या हो सकता है वो भीमबेटका। और ये भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका को अभी किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाओं व कंदराएं मिलती हैं, तो ये भी पूछ लेंगे भीमबेटका या फिर मध्य प्रदेश में क्या मिली है? गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पर उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। वे गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो क्या तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, रीजन और आंसर आपका दोनों यहीं पर है। चलिए उसके बाद है, ये है शैल चित्रकला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। आप सोचोगे कि यहाँ से थोड़ी एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो भीमबेटका भी पूछा गया है, शैल चित्रकला क्या है ये भी आपसे पूछा गया है। तो शैल चित्रकला ये आप देख सकते हो, ये इसका एक एग्जाम्पल है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो शैल चित्रकला क्या है, कहाँ पर मिलती है? ये कहाँ पर मिलती है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, तो ये जैसे कैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है शैल चित्रकला के बारे में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट जो है हमारा पुरास्थल। पुरास्थल के बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पुरास्थल के बारे में पूछा जाता है कि पुरास्थल क्या है। पुरास्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या है? अवशेष मिलते हैं। वहां पर पता चलता है कि ये भी चीजें उस टाइम पर थी। कौन कौन सी? औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया पुरास्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पहले यही बताया गया है कि पुरास्थल क्या है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो जो हड़प्पा है और जो अन्य ऐसे स्थल है उनको भी पुरास्थल ही माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भी क्या मिलते हैं? ऐसे ही चीजों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, आग की खोज। आग की खोज कब हुई? तो यहाँ पर मानचित्र नीचे दिया गया है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। चलिए नहीं आएगा तो दिखाऊंगी मैं आपको कि कहाँ पर मानचित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पेज नंबर 13 पे है ये मानचित्र और वहां पर आपको बताया गया है। वहां पर क्या करना है आपको? मानचित्र में 2 कुरनूल गुफा ढूंढनी है जो कि आपके पेज नंबर 13 पे है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, रोशनी करने के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इस काल में आग का प्रयोग यहाँ पर किया गया होगा। उसके बाद है नाम और तिथियां। नाम और तिथियां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? इस काल को जाना जाता है पूरा पाषाण काल के नाम से। यह दो शब्दों यानी कि पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना हुआ है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि पुरा का मतलब क्या है या फिर पाषाण का मतलब क्या है। जो पूरा पाषाण काल है उसको आप डिफाइन करें, तो पुरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। इस नाम का यह नाम पुरास्थलों में प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछी जाती है जो कि सीटेट में शायद पूछी भी गई है पहले भी। पूरा पाषाण काल बताइए कब से कब तक था? तो पूरा पाषाण काल
20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक के दौरान के काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। तो पुरापाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आरंभिक, मध्य और उत्तरी पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, इसे कहा गया है मेसोलिथ। ठीक है। जिस काल में हमें, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उस काल को क्या कहा गया है? उस काल को कहा गया है मेसोलिथ, यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भी इस युग को कहा गया है जहाँ पर पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है उसका जो समय है वो है 20 लाख साल पहले से 12,000 के बीच में, और जो मध्य पाषाण काल युग है इसका माना जाता है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण काल। ठीक। प्राय इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसके दौरान पाए जाते हैं। अगले युग की जो शुरुआत हुई है वो हुई है लगभग 10,000 साल पहले, और इसको कहा गया है नवपाषाण युग। हमें कुछ स्थानों में दिए गए अगले अध्याय में तुम्हें इनके बारे में अनेक जानकारी मिलेंगी। अक्सर हम पुराने स्थानों के बारे में उनके नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनको किस नाम से जाना जाता था। मतलब जो समय पहले था वो अब भी है, जो जगह पहले थी वो अब भी है, लेकिन उस टाइम पर उस जगह को क्या बुलाया जाता था वो नहीं पता। लेकिन उस जगह को अब हमने आज के टाइम पर उसको एक अलग नाम दे दिया है। चलिए उसके बाद है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु जो है वो बड़े बदलाव आए इसमें, और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो कि घास खाकर जिंदा रहते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगी आपको, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आप मार्क करते चलेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर है स्थायी जीवनों की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल और झोपड़ी और घरों के निशान मिले, जैसे कि ब्रुज होम। वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में है कश्मीर में। ब्रुज होम के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि जो ब्रुज होम है वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? वो है कश्मीर में। ठीक है। ब्रजहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या कहा गया है? जिसे कहा गया है घृतवास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ब्रजहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको क्या कहा गया था? जिसको कहा गया था घृतवास। चलिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ का जिक्र भी आपका एग्जाम में होता है, तो ये भी आप देखोगे। जो मेहरगढ़ मैप दिया गया है पेज नंबर 13 में, वहां पर आप देखोगे, इसमें आपको मेहरगढ़ के बारे में पता चलेगा। ये है मेहरगढ़, ये है मेहरगढ़, ये चित्र यहाँ पर दिया गया है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, सब।
चलिए, मेहरगढ़ कहाँ पर है? यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि मेहरगढ़ में स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या उगाना सीखा था, क्या पालना सीखा था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। तो वो कौन सी जगह है? वो है या भेड़ बकरी पालना सीखा, जो उगाना सीखा, वो कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ के मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोरों आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि मेहरगढ़ में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। तो ये चकोर और आयताकार घर के अवशेष यहाँ पर मिले हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछी गई है, बिल्कुल सेम लाइन। ठीक है, कि मृतकों के साथ कहाँ पर, कौन सी जगह पर सामान गाड़े जाते थे या फिर रखे जाते थे, वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली जहाँ पर मृतक के साथ बकरी भी दफनाई गई थी और परलोक में मृतक के खाने के लिए भी सामान रखा गया था। मरने के बाद कौन खाना खाता है, लेकिन प्रथा थी, उनकी अपनी अपनी प्रथा थी। मेहरगढ़ में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ बकरी या फिर कोई और अन्य जीव जंतु और कुछ खाने की चीजें भी रखी जाती थी। ठीक है, ये उनका मानना था। उसके बाद है फ्रांस में गुफा की एक चित्रकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी।